जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज यानी आईएएस विद हरिमोहन। दोस्तों, बांग्लादेश इस टाइम पर अमेरिका की आंख में खटक रहा है और पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में टसल एक क्रिएट हो चुका है। अमेरिका जो है वो लगातार बांग्लादेश पर दबाव डाल रहा है, या यूं कहें बांग्लादेश पर आरोप लगा रहा है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश जो है वो आरोप लगा रहा है, और खासकर शेख हसीना सरकार आरोप लगा रही है कि बांग्लादेश जो है उसके अंदर अमेरिका इंटरफियर कर रहा है और एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की तैयारी में है। तो सवाल ये है, कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, और अमेरिका का एकदम से अमेरिका में ऐसा क्या इंटरेस्ट जाग गया कि वो इस तरीके के एफर्ट्स करने लगा कि बांग्लादेश में सिचुएशंस चेंज हों, ठीक हों, या जो भी है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूं दोस्तों। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचे। दूसरा दोस्तों, अगर आप लोग इंडिया की ग्लोरियस हिस्ट्री के बारे में, खासकर उन योद्धाओं के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिन्होंने भारत के अंदर बाहर से आने वाले आक्रांताओं से लड़ने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, अपनी ज़िंदगी न्योछावर कर दी, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा जो चैनल है इंडियन एवेंजर्स, उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसको देखिए, उसमें वीडियोस डलना अब शुरू हो चुका है। तो जल्दी से जल्दी उस चैनल को भी अब आप सब्सक्राइब कीजिए। उस पर लिंक नीचे लिंक बॉक्स में दे रखा है, सब्सक्राइब करके उसके ऊपर शुरू करते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक पे। टॉपिक है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सिचुएशन क्या है इस टाइम पर। इस टाइम पर बांग्लादेश की सिचुएशन जो है, वहाँ पर लगभग 15 साल से शेख हसीना सरकार जो है वो मौजूद है। खालिदा जिया जो हैं पिछले इलेक्शंस को बाइकआउट कर चुकी हैं, और हालात इस टाइम पर ये हैं कि इस बार भी जो सिचुएशंस बनती हुई नज़र आ रही हैं उसमें शेख हसीना ही सरकार के मतलब शेख हसीना की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। जनवरी 2024 के आसपास इसके इलेक्शन होने तय हैं, तो अमेरिका ने फुदकना शुरू कर दिया है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। तो पहले इस बांग्लादेश की सिचुएशन को समझ लेते हैं कि है क्या, अमेरिका के इंटरेस्ट क्या हैं, और क्या ऐसा कारण है कि अमेरिका जानबूझकर अपनी जो नाक है वो उस जगह पे अड़ा रहा है और अपना सिचुएशन जो है उसको हैंडल करने की जगह कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। समझिए, देखो दोस्तों, असलियत में जब भी कोई देश बनता है तो उसमें आइडिया ऑफ नेशन होना चाहिए, जो नॉर्मली होता है। और वो जो आइडिया ऑफ नेशन बनकर उभरता है, या जिस दम पर आइडिया ऑफ नेशन शुरू होता है, उसे समझिए कि वो एक दिन में डेवलप नहीं होता। वो कहीं ना कहीं नेशन का जो आइडिया है वो लोकल आइडेंटिटीज से, आपकी लोकल किसी ना किसी फीचर से जुड़ा हुआ होता है। पाकिस्तान जब बना 1947 में, अगर हम देखते हैं तो 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो वास्तव में इंडिया के अंदर मुस्लिम्स की कभी भी एक कॉमन आइडेंटिटी अंग्रेज़ों ने बनने ही नहीं दी। कॉमन आइडेंटिटी किस तरीके से नहीं बनने दी? कॉमन आइडेंटिटी इस तरीके से नहीं बनने दी कि हम देखते हैं 1919 में एक खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, और ये जो खिलाफत मूवमेंट था ये प्रॉपरली किसी भी तरीके से, ये इकलौता ऐसा मूवमेंट था जो मुस्लिम लीग के लीडर्स ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने ज़िंदगी में चलाया था। इकलौता ऐसा मूवमेंट था। इसके अलावा, खिलाफत मूवमेंट के अलावा, आपको मुस्लिम लीग के या कोई भी इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर के अंदर ऐसा कोई वो लीडर नहीं मिलेगा जिसने एक बड़ा मूवमेंट जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया हो, वरना वो अंग्रेज़ों के पालतू बने रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब खिलाफत मूवमेंट की अगर आप बात की जाए तो ये टोटली एक रिलीजियस इशू हुआ करता था। ये टोटली एक रिलीजियस इशू था, और उसमें भी रिलीजियस इशू में भी फॉरेन इशू से मोटिवेटेड था। यानी टर्की, जो आज के दिन टर्की को पाकिस्तान अपना क्या नाम है
पिताजी मानता है, तो उस टाइम पर भी इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स थे वो टर्की के खलीफा को अपना जेन्युइन रिलीजियस लीडर मानते थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा था। अब सोचकर देखिए, इकलौता मूवमेंट, वो भी रिलीजियस इशू के लिए और वो भी फॉरेन इशू के लिए। ये थी मुस्लिम लीग की खास बात। उसमें भी गांधी जी का बड़प्पन कहो या कुछ भी, कि उन्होंने एक काम किया। देखो, कोई भी बड़ा बूढ़ा होगा, शांति से बैठेगा और सोचेगा तो उसे समझ में आएगा कि गांधी ने यहाँ पर भी कोई गलत काम नहीं किया था। गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने कहा कि देखो, ये धर्म एक इमोशनल मैटर है, अगर हम मुस्लिम्स का साथ इमोशनल मैटर में देंगे तो हो सकता है मुस्लिम्स भी नेशनल स्ट्रीम में आकर मिले, नेशनलिस्टिक मूवमेंट के अंदर आकर हमसे जुड़े और हमारा नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा मजबूत हो और नेशन बिल्डिंग प्रोसेस आगे बढ़े। ये गांधी जी की पॉजिटिव सोच रही। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि सवालिया निशान उठाने चाहिए, और अगर उठाने हैं तो भाई साहब हर चीज़ पर सवालिया निशान उठते हैं, कोई एक नहीं। ठीक है, गलत तरीके से अगर किसी को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए तो गलत तरीके से किसी को विक्टिमाइज भी नहीं करना चाहिए या उसे कल्प्रिट भी नहीं बनाना चाहिए। तो यानी यहाँ ये इकलौता ऐसा रीज़न था। उसके बाद जो ये दावा करते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, तो केवल वो मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े जो कांग्रेस में थे या फिर जो क्रांतिकारी आंदोलन में साथ थे, जैसे कि अशफाकुल्ला खान। वो लोग थे जो भारत के नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जो भारत की नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी उसके समर्थक हो चुके थे, और उन्हें जेन्युइनली पता लग चुका था कि असल में नेशन बिल्डिंग के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को साइडलाइन करके नेशनल आइडेंटिटी को प्रेफरेंस देनी होती है। अब उसमें अगर आप देखते हैं कि सर सैयद अहमद खान, तो सैयद अहमद खान को आप नेशनलिस्ट नहीं मान सकते। वो एक रिलीजन को मानने वाले पहले थे, नेशन का तो कंसेप्ट उनमें कभी था भी नहीं, क्योंकि वो पहले ऐसे बंदे थे जिनके सामने जब आज़ादी की बात की गई तो उन्होंने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा कि हम ब्रिटिशर्स के डोमिनेंस में ही खुश हैं, हम ब्रिटिश रूल में ही खुश हैं, क्योंकि मुसलमानों के जो इंटरेस्ट्स हैं वो ब्रिटिश रूल में ही सेफ रह सकते हैं, और हिंदू रूल आते ही मुस्लिम्स के इंटरेस्ट जो हैं उनके ऊपर सवालिया निशान लगेगा, या हिंदूज के रूल में मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट हैं वो सेफ एंड सिक्योर नहीं रह पाएंगे। यानी ये एक मामला है गांधी जी के मामले में, इस मामले में। उसके बाद जब यही रीज़न है कि गांधी जी भले ही इस मामले में असफल रहे, मैं इसमें गांधी जी की गलती नहीं मानता। ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं भी नहीं मानता, कम से कम देखो, पर्सन टू पर्सन, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस मैटर करता है कि कहाँ पर कौन इंसान गलत है, कौन इंसान सही है। आप लोग खड़े होकर ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक आदमी ने अगर एक गलती कर दी तो वो शुरू से आखिरी तक ही गलत रहेगा। कई जगह क्या होता है, आप खुद भी कोई ना कोई गलती कर जाते हैं, और अक्सर आप बहुत सारी जगह सही भी होते हैं, लेकिन हम पर्सन की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खड़े होकर उसके डिसीजन का सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसलिए अगर कोई इंसान 100% गलत है तो वो हमेशा गलत भी नहीं हो सकता, उसका एक पॉजिटिव पार्ट भी होता है। और एक इंसान अगर 100% सही है तो वो हमेशा 100% सही भी नहीं रह सकता, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा गलत होता है। लेकिन एक हिस्सा गलत है, उसके लिए उसकी सारी अच्छाइयों को दरकिनार कर दिया जाए तो भी सही नहीं है, और एक इच्छा सही है तो उसकी सारी बुराइयों को दरकिनार कर दिया जाए तो भी सही नहीं है। जहां वो सही है उसे सही कहेंगे, जहां वो गलत है उसे गलत कहेंगे। गांधी जी के मामले में यहां पर ये कहूंगा कि गांधी जी यहां पर बिल्कुल ठीक थे। अब आ जाते हैं 1947 में पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात की गई थी। ठीक है जी, अब जब पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात की गई तो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो यहां पर दो देश बनकर उभरे। एक तरफ इंडिया जिसने पूरा नेशनल मूवमेंट लड़ा, और नेशनल मूवमेंट लड़ने के बाद कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया, स्टेप बाय स्टेप अपनी कंट्री को आगे बढ़ाया, आइडिया ऑफ नेशन को फ्लोरिश किया, और आइडिया ऑफ इंडिया जब डेवलप हुआ तो यहां से नया कंट्री बनकर उभरा इंडिया। यानी यहां इंडिया एज अ नेशन बनकर उभरा,
और ये प्रोसेस अभी तक कॉन्टिन्यूटी के अंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के बारे में सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर एक तो पाकिस्तान क्योंकि बना ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, अब क्योंकि ऑन द नेम ऑफ इस्लाम बना तो इस्लाम को सपोर्ट करने वाला एक बड़ा सेक्शन पाकिस्तान में मौजूद था, और दूसरा इस पाकिस्तान के अंदर हेट अगेंस्ट हिंदूज जो थी उसके नाम पर बना, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यानी एक तरफ इस्लाम के नाम पर बना, दूसरी तरफ हिंदुओं के अगेंस्ट में बना, हिंदुओं से नफरत करने के नाम पर बना पाकिस्तान। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या होता है? जब पाकिस्तान बन गया है तो असलियत में पाकिस्तान के पीछे एक सबसे बड़ी समस्या ये रही कि उस आइडिया ऑफ इस्लाम को कैसे फ्लोरिश किया जाए। आइडिया ऑफ इस्लाम जो है इसी को कैसे फ्लोरिश किया जाए ताकि पाकिस्तान बना रहे। इसके लिए इन्होंने लैंग्वेज उधार ले ली। लैंग्वेज कौन सी उधार ली? उर्दू। इसके लिए उन्होंने क्या नाम है, कंट्री मिल गया तो कंट्री भी भले ही मिले लेकिन दो कंट्रीज मिले, एक वेस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान, ये दो कंट्रीज मिले, समझे। तीसरा, इस आइडिया को कहीं ना कहीं आप डेमोक्रेसी से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जब तक हिंदू मेजॉरिटी में था तब तक ये सारे मुस्लिम्स जो हैं इस्लाम के नाम पर एक थे। जैसे ही हिंदू माइनॉरिटी में आया, जैसे ही इन्हें इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना मिला, कहीं ना कहीं वेस्ट पाकिस्तान वर्सेस ईस्ट पाकिस्तान यानी आइडेंटिटी का जो इशू है वो क्रिएट होना शुरू हो गया। अब आइडेंटिटी इश्यूज के अंदर कहीं ना कहीं यहाँ पर ये ना तो कॉमन कल्चर को डेवलप कर पाए, ना ही कॉमन आइडिया को डेवलप कर पाए। ना तो कोई कॉमन कल्चर था, ना ही कॉमन आइडिया था, और इस आइडिया के अंदर इस्लाम के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था। ठीक है, इसीलिए इस्लाम जब तक रहेगा, मतलब इस्लाम का जब तक इनके दिमाग में प्रभाव रहेगा तब तक तो ये लोग आपस में जुड़े रहेंगे। जब तक ये इंडिया में था तब तक तो इकट्ठे थे, लेकिन जैसे ही इंडिया से बाहर हुए, इस्लाम अब सबके अंदर कॉमन हो गया, तो बिल्कुल ऐसे ही लड़े जैसे ईरान सऊदी अरेबिया लड़ रही है, सीरिया इराक लड़ रहे हैं एंड ऑल, ये सारी की सारी सिचुएशंस आपस में बन गई। अब यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से इस इस्लाम की आइडेंटिटी इशू जब क्रिएट होना शुरू हुआ तो इसी आइडेंटिटी इशू को रक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़ी की गई आर्मी। यहाँ खड़ी की गई आर्मी। असल में पाकिस्तान में आर्मी स्ट्रांग इसीलिए है क्योंकि ये एक आइडिया को सपोर्ट करने के लिए खड़ी की गई है, नेशन के प्रोटेक्शन के लिए नहीं। और आइडिया के फ्लैग बियरर नॉर्मली कंट्री के लोग होते हैं। यहाँ कंट्री के लोगों से ये आइडिया छीन कर या ये राइट छीन कर या जॉब छीन कर उठा के पकड़ा दी गई पाकिस्तानी आर्मी को। अब समझिए मामला क्या था। यहाँ पर आइडेंटिटी इश्यूज क्रिएट होने लगे तो इनमें सबसे पहला आइडेंटिटी इशू 1952 के अंदर बांग्लादेश में क्रिएट हुआ, जब 1952 में बंगाली आइडेंटिटी के लिए बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट बना। अब यहीं से कलेश शुरू हो जाता है कि बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट बना। अब इंडिया के अंदर तो खास बात क्या है, इंडिया के अंदर इतनी सारी लैंग्वेज हैं कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज को तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया कि भाई इनमें से कुछ भी बोलता है बोल ले, हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस तू इतना कह ले कि तू इंडियन है। यही कारण है कि जब हमारे तमिलनाडु से सेंगूर का जो आइडिया आता है वो तमिलनाडु से डेवलप होता है। कर्नाटका के श्रृंगेरी मठ के जो ब्राह्मण्स हैं, पुजारी हैं, संत हैं, ब्राह्मण नहीं है, बिल्कुल सही बात है, पुजारी हैं, संत हैं, जो कि सभी जातियों से आते हैं, जो कि सभी जातियों से हैं, वो आते हैं प्रधानमंत्री का एक तरीके से राज्याभिषेक कहो या सेंगूर पकड़ाएं वो कहो, और उसके बाद पूरा पूजा पाठ करके
एक मंत्रोच्चारण के साथ मतलब पावर को एक तरीके से ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है वो शुरू करवा देते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में कहीं से कोई चूं की आवाज नहीं आती, हर कोई देख के तालियां बजा रहा है कि वेरी गुड। यानी हमारे यहाँ आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है। ऑन द नेम ऑफ इंडिया वी आर वन, यहां ऐसा नहीं है। यहां बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आर्मी को यहां डर लगने लगा कि भाई ये जो बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट जैसे ही शुरू हुआ है, ये बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट आइडिया ऑफ इस्लाम, जिसे वो सो कॉल्ड आइडिया ऑफ पाकिस्तान है, वो कहते हैं भाई आइडिया ऑफ पाकिस्तान पूरे तरीके से आइडिया ऑफ इस्लाम के ऊपर टिका हुआ है। तो जो आइडिया ऑफ पाकिस्तान है वो कमजोर पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान मारने वाला भी है और मुसलमान बचाने वाला भी, वो मतलब मरने वाला भी है, तो दोनों ही मुसलमान हैं। तो वास्तव में वहाँ इस्लाम का मामला ख़त्म और कहीं ना कहीं अलग ही लेवल का आइडेंटिटी शुरू हो चुका था। यहाँ पर थ्रेट क्रिएट हुआ आइडिया ऑफ पाकिस्तान को। जैसे ही यहाँ पर थ्रेट क्रिएट हुआ, आर्मी ने यहाँ पर जो है ऑपरेशन और सप्रेशन करना शुरू किया। जितने भी, भाई सोच कर देखो, शेख मुजीबुर रहमान जो उस टाइम पर इस बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट के लीडर थे, उनके ऊपर दमन या दबाव डालने की कोशिश शुरू कर दी गई। असलियत में 1952 में भी अभी कुछ हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही 1970s में इलेक्शन होने शुरू होते हैं, असलियत में प्रॉब्लम तब हुई कि इस बंगाली नेशनल मूवमेंट या बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट की वजह से बंगाली जो हैं वो गॉट यूनाइटेड अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान, गॉट यूनाइटेड अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तान। यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई कि भाई बंगाली जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए। अब जैसे ही बंगाली वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर खड़े हो जाएंगे, बंगाली वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट यूनाइट हो जाएंगे, तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है, वही 1970 के जो इलेक्शन हुए, 71 के इलेक्शंस, उसमें साफ नज़र आने लगा कि भाई सीधी सी बात है, एक तरफ बंगाली बांग्लादेश आवामी लीग जो है वो ताकतवर बनकर उभरी और उसने लगभग 95% के करीब बंगाल की सभी सीटें जीत ली हैं। यानी शेख मुजीबुर रहमान जो हैं वो, शेख मुजीब जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने चाहिए। अब वेस्ट पाकिस्तान के याहिया खान जो है उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि किसी भी तरीके से एक बंगाली आके पूरे पाकिस्तान पे राज करे, क्योंकि आर्मी जो है वो तो पंजाबियों से डोमिनेटेड है। गवर्नमेंट के बहुत सारे जो सेक्शंस हैं उसमें पाकिस्तानी आर्मी डोमिनेटेड है। हर जगह पे आर्मी डोमिनेट, सॉरी पंजाबी डोमिनेट कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री ऐसा बन गया तो होने सिचुएशंस खराब हो जाएंगी। यहाँ से ऑब्वियस सी बात है, एक टेंशन का माहौल था ईस्ट और वेस्ट के बीच में। इस टेंशन के माहौल में पाकिस्तानी उस टेंशन को कुछ टाइम के लिए, या यूं कहें अगर वो बर्दाश्त कर पाते कि बंगाली जो है वो भी प्रधानमंत्री हो सकता है, अब जैसे हमारे यहाँ है, अब कभी गुजराती प्रधानमंत्री है, अभी देखेंगे गुजराती प्रधानमंत्री है, वो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, वो एच डी देवगौड़ा जी भी प्रधानमंत्री बन के गए, और उनके अलावा बहुत सारे ऐसे भी हैं जो राष्ट्रपति तो हर दूसरा चौथा कोई ना कोई साउथ या किसी भी दूसरे स्टेट से बन के आता है। हमारे विदेश मंत्री आप देख लेंगे, हमारे वो क्या नाम है, फाइनेंस मिनिस्टर आप निर्मला सीतारमन जी देख लेंगे, ये साउथ से हैं। इसी तरीके से और एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास है जो नॉर्थ साउथ का इशू क्रिएट होता नहीं है। अभी वो किरण रिजिजू जी हटे हैं, वो नॉर्थ ईस्ट से थे, ठीक है। तो कोई ऐसा हमारे यहाँ इशू नहीं होता क्योंकि आइडेंटिटी इशू है नहीं। लेकिन यहाँ आइडेंटिटी इशू था। यहाँ पर सीट के ऊपर कौन बैठा है वो उस चीज से डिसाइड करते थे कि वो मेरा बंदा है या उसका बंदा है। इससे डिसाइड नहीं होता था कि ये सबका है, ये रियलिटी है। अब हुआ क्या, अब जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान या टेंशन क्रिएट होनी शुरू हुई, इन मुजीबुर रहमान को कर लिया गया गिरफ्तार और आर्मी ने ऑपरेशन और सप्रेशन करना शुरू कर दिया, बंगाली मूवमेंट को दबाना शुरू किया। यानी जो ये शुरू तब भी तो हुआ था जब जिन्ना कह जाते ही कह के आते कि भैया उर्दू सीख लो, बंगाली कहते क्यों भाई, देश बन गया, बंगाली क्यों छोड़े हम। पाकिस्तान में लगभग हर सेक्शन
उर्दू बोलता है टूटी फूटी। चाहे आप कराची के सिंधियों को देखोगे तो वो भी सिंधी एक्सेंट में उर्दू बोलते हैं, और पंजाबी जो है वो पंजाबी एक्सेंट में उर्दू बोलते हैं। तो मेजर गौरव आर्य यही तो क्या नाम है, मजाक उड़ाते हैं कि तुमने असल में एक भाषा का जो कत्ल कर रखा है भैया वो मत करो। लेकिन मेजर साहब भी इस चीज़ को जानते हैं कि आइडेंटिटी का इशू है, समझे। तो यहाँ पर ये एक आइडेंटिटी का इशू क्रिएट हो चुका था। अब शेख मुजीबुर रहमान को उठा के गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, टेंशन्स क्रिएट हुई। तो यहां असलियत में एक जमीयत उलेमा, जमीयत ए इस्लामी नाम का एक संगठन था बांग्लादेश के अंदर। ये वही संगठन था जिसके फॉरफादर्स ने किसी टाइम पर नोआखली किया था। ये वही संगठन था जो पाकिस्तान में इस्लाम का एक फ्लैग बियरर था। और ये जो जमीयत इस्लामी जो था, ये पाकिस्तान में भी मिलेगा और बांग्लादेश में मिलेगा। इन दोनों की आइडियोलॉजी यही है कि इस्लाम को सपोर्ट करना है। इन्होंने अपने रज़ाकार खड़े किए, इन्होंने अपने आकिब खड़े किए, और बहुत सारे दूसरी जिसे कहते हैं वॉलंटियर्स की फोर्सेस खड़ी कर दी, जो क्या करती थी कि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को खुले तौर पर सपोर्ट करते हुई नजर आ रही थी। अब ये लोग पाकिस्तानी आर्मी को जब खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे थे और बाकायदा सारी इंफॉर्मेशन ला के दे रहे थे कि किसको मारा जाए, कब मारा जाए, कहां मारा जाए, ठीक है, तो ये बांग्लादेशी लोग ही थे। बांग्लादेश के अंदर इस्लाम की आइडियोलॉजी को, जो कट्टर वाली आइडियोलॉजी है, बंगाली आइडियोलॉजी को सुपर सुइसीड करने वाली जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है, उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे। खैर, किसी तरीके से 1971 के अंदर, दिसंबर 1971 के अंदर बांग्लादेश आज़ाद हो जाता है। अब बांग्लादेश आज़ाद होता है ऑन द नेम ऑफ बंगाली आइडेंटिटी। और इस बंगाली आइडेंटिटी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो एक नेशन बनकर उभरता है, और वो बंगाली नेशन कहलाएगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वो एक सेक्युलर स्टेट की फॉर्म में निकल कर आया। बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सेक्युलर स्टेट की फॉर्म में निकल कर आया, ठीक है। अब इसका नया लेवल क्या हुआ, लेकिन आप समझिए बांग्लादेश में अभी भी ये जो आइडियोलॉजी है ये जिंदा है, और मुजीब के लीडरशिप में बंगाली आइडेंटिटी वाला मामला आगे बढ़ रहा है। यानी बंगाल में एक ऐसा सेक्शन है जो सेक्युलर स्टेट चाहता है, और बांग्लादेश में एक ऐसा सेक्शन है जो सेक्युलर स्टेट चाहता है, और दूसरा एक सेक्शन है जो रेडिकल इस्लामिक स्टेट चाहता है, रेडिकल इस्लामिक स्टेट चाहता है। तभी आपको याद होगा कि 1975 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान जो है उनकी हत्या कर दी जाती है उन्हीं के आर्मी मैन्स द्वारा। और यहां पर थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे कि शेख मुजीबुर रहमान के बाद जो है जिया और रहमान जो है वो गद्दी पर बैठता है। अब यहीं से कलेश शुरू होता है, या यूं कहें यहीं से मामला शुरू होता है। जिया और रहमान जो है वो बंगाली नेशनलिस्ट पार्टी बनाता है, बीएनपी, और ये आवामी लीग बनाते हैं, एएल, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनकी बेटी जो है वो शेख हसीना, जो आज के दिन गद्दी पर बैठी हुई हैं, और जियाउल रहमान की पत्नी खालिदा जिया, ये आज के दिन असल में पूरा का पूरा जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स है वो इन दो लेडीज के बीच में है। मुजीबुर रहमान की पत्नी वो बेटी शेख हसीना, और जियाउर रहमान की पत्नी खालिदा जिया, ये दोनों के दोनों आज के दिन पॉलिटिक्स में है। अब बांग्लादेश का प्रॉब्लम यही है, शेख हसीना, और लगातार ये अल्टरनेट अल्टा पल्टी फॉर्म में आते रहते हैं। शेख हसीना जो है वो आज भी सेक्युलर पॉलिटिक्स के नाम पर काम कर रही थी। 2008 के आसपास शायद इनकी सरकार आई है।
2008 के आसपास जब सरकार आई, एग्जैक्ट मुझे डेट अभी ध्यान नहीं है, 2008 में जब सरकार आई तो उसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं रेडिकल एलिमेंट्स जो थे उनको, रेडिकल एलिमेंट्स, और वो खासकर वो एलिमेंट्स जिन्होंने बांग्लादेश के वॉर में पाकिस्तानी आर्मी का साथ दिया था, जिन पर खुल के आरोप लगे थे, जिनके खिलाफ सबूत थे, उन सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाला और एक दो को तो फांसी भी दी गई। अब इससे क्या हुआ, इससे रेडिकल एलिमेंट्स जो कि एंटी बांग्लादेशी मूवमेंट थे, वो कहीं ना कहीं एंटी बांग्लादेशी जो मूवमेंट के थे, इन सबके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया गया। ये सेक्शन जो है ये खालिदा जिया का सपोर्टर है और खालिदा जिया आज भी पाकिस्तान से बहुत तगड़ी सिंपैथी रखती है। और ये जो शेख हसीना है, ये जिस समय पर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई उस टाइम पर ये दिल्ली के शायद सरोजनी नगर में कहीं पर मौजूद थी। ये यहाँ पर कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी या कुछ भी, तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इनको वहीं रखा और कहा कि अभी आप बेटा यहीं रहो। और इंदिरा गांधी बहुत सीनियर थी इनसे कि बेटा आप यहीं रहो, आप मत जाओ, क्योंकि इस टाइम पर बाहर आपके देश में हालात बुरे हैं, सिविल वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, जब तक आप रहेंगे यहीं रहो, उसके बाद आप चले जाना। बाद में चले गए, जो भी मामला था मैं उसमें नहीं जा रहा। आज मामला ये है, यानी बांग्लादेश के अंदर एक वॉर ऑफ आइडेंटिटी चल रहा है, जिसमें शेख हसीना एक तरफ तो लिबरल पॉलिसीज लेके आ रही है और उसके बाद जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ फोकस है, लेकिन इन रेडिकल एलिमेंट्स को क्रश करते हुए दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी खास बात, शेख हसीना जो है वो बैलेंस पॉलिटिक्स कर रही है। इसका मतलब ये कि बैलेंस जो है वो पॉलिसी ऑफ बैलेंस अपना रही है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तरफ वो चाइना और दूसरी तरफ वो इंडिया, इन दोनों को बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि सुंदर तरीके से बैलेंस कर रही है। जैसे चाइना ने चिटगोंग पोर्ट के साथ, चिटगोंग के आसपास सितवे वगैरह वो डेवलप किया, साथ में इंडिया को कह दिया कि आप भी उस पोर्ट को इस्तेमाल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही क्या नाम है, जहाँ पर इंडियन बॉर्डर के पास उन्होंने एक एयरपोर्ट स्टेशन बनाया, इंडिया को भी कहा कि आप भी उस एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडार्स वगैरह जो भी लगा रखे हैं। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है, तो ये समझिए चाइना और इंडिया के बीच में बैलेंस की पॉलिटिक्स है। यहां अमेरिका को बहुत ज्यादा रूम नहीं मिल पा रहा था, अमेरिका को बहुत ज्यादा स्पेस नहीं मिल पा रहा, जापान आ रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, शेख हसीना की हैबिट है कि वो फालतू के पचड़े में नहीं पड़ना चाहती। शेख हसीना की हैबिट है कि वो फालतू के रफड़े के अंदर घुसना ही नहीं चाहती, चाहे कुछ हो जाए। उसका सिर्फ एक आदत, एक तरीका है कि भैया बांग्लादेश का डेवलपमेंट करना है और जितना हो सके उतना करना है, और जो जो बड़ी पावर्स हैं उनमें बैलेंस सा मेंटेन करके चलना है, नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि अमेरिका जो है, यहां सोचिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां जो अमेरिका है वो इस बे ऑफ बंगाल में सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। और पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं अमेरिका एक अच्छा रिलेशन दोबारा से एस्टेब्लिश करता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं शरीफों की फॉर्म, शरीफ यानी नवाज शरीफ का भाई, वो जो शहबाज शरीफ है, उसकी फॉर्म में एक प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट यहां पर दिखाई दे रही है। भले ही इमरान खान जय अमेरिका इस टाइम पर चिल्ला रहा हो, लेकिन मेरा अच्छे तरीके से मानना है कि अब इमरान खान अमेरिका के सपोर्ट में होने का दावा कर रहा है, जब उसे ये लग चुका है कि चाइना उसको बचा पाने में कैपेबल नहीं है। ये दिखाई दे रहा था, मतलब ये शोर मचाया था कि भाई इमरान खान के टाइम पे सीपैक बंद हो गया। मेरा ऐसा मानना ये है कि सीपैक जो है वो अमेरिका, इमरान खान की बंद करने की तो औकात नहीं थी। सीपैक को बंद करवाया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, सीपैक को बंद करवाया बलोच लिबरेशन आर्मी ने। इन दो का रोल सबसे ज़्यादा रहा है सीपैक के मामले के अंदर। इमरान खान तो सिर्फ इतना कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के।
अब यहां हुआ भी यही कि भाई यहां ये बांग्लादेश है। अब इस बांग्लादेश के अंदर एक ऐसी सरकार बैठी हुई हो जो, अच्छा ये बांग्लादेश जरूरी क्यों है? क्योंकि माने या ना माने चाइना का इन्फ्लुएंस म्यांमार के अंदर बहुत स्ट्रांग है। ट्रांस म्यांमार कॉरिडोर कुनमिंग से लेकर क्या नाम है क्या नाम है यांगून होते हुए सितवे, जो शायद इधर ही पोर्ट है, उधर तक आता है और प्रॉपर आ रहा है। और बर्मा के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत जबरदस्त है। और चाइना जो म्यांमार के अंदर इस टाइम पर आर्मी रूल है वो पॉसिबली चाइना का ही लाया हुआ है। और आर्मी जो है पूरे तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी इस जगह पर, म्यांमार के अंदर इस जगह पर चाइना जो है वो स्ट्रांग पोजीशन में है। और अगर कल को वॉर शुरू होता है तो यहां इस जगह से लेकर और ये वाला पूरा जो कोस्ट है, पॉसिबली यहां पर चाइना आपको खड़ा हुआ मिल सकता है। अब इंडिया इस पोजीशन पर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को भी काउंटर करने के नाम पर, और वैसे भी यहां पर अमेरिका अपनी प्रेजेंस चाहेगा। अब अमेरिका अगर अपनी प्रेजेंस चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है यहां इस जगह पर उसे एक कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दिखाई देती है। लेकिन शेख हसीना जो है इस प्रेजेंस को सपोर्ट करने के मूड में कभी नहीं है, वो किसी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना चाहेगी। लेकिन अमेरिका चाहेगा कि एक स्पेस उसे ऐसा मिले जहां वो खुद खड़ा हो, खुद। क्योंकि इंडिया और अमेरिका के सिचुएशंस ये हैं कि दोनों अभी भी एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका इंडिया पे ट्रस्ट नहीं कर रहा और इंडिया अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी खिटपिट है। अब हो क्या रहा है, अगर यहां पर खालिदा जिया सरकार आती है तो यहां ये जो खालिदा जिया सरकार है, इस खालिदा जिया का कहीं ना कहीं एक बहुत क्लोज रिलेशन है पाकिस्तानी आर्मी के साथ। कहा ही जाता है कि चाइना के साथ सिर्फ पैसे का लिंक है। पाकिस्तान के साथ आइडियोलॉजिकल कनेक्टिविटी है, पाकिस्तान की आर्मी के साथ कनेक्टिविटी है। अब यहीं से मामले को समझिए, पाकिस्तानी आर्मी के साथ कनेक्टिविटी के मतलब ये है। और शेख हसीना पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बस यही मामला है। यहां पर कैसे भी करके मैनिपुलेट अमेरिका बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहा, तो अमेरिका बाहर से दबाव डाल रहा है कि फ्री इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, डेमोक्रेसी हो, ये हो वो हो। भाई 15 साल तक इन्हें कुछ नजर नहीं आया। और बांग्लादेश में जो एट्रोसिटीज हुई वहां पर भी इनको कुछ नजर नहीं आया। वहां पर तो सब कुछ चुप बैठा हुआ था पूरी दुनिया के अंदर। यहां तक कि इंदिरा गांधी को उस टाइम पर निक्सन कह रहा था कि इंडिया को पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन अब यहां अगर आप देखते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस का सीधा सीधा मामला ये है कि भैया यहां इंडिया जो है वो अपने आप में एक न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है। समझ रहे हो? अब आप सोच कर देखो, यहां ऐसा मतलब अमेरिका तो, इंडिया ताकतवर है लेकिन यहां पर एक सरकार न्यूट्रल है। इसीलिए अमेरिका यहां गेम खेल रहा है और इसीलिए अमेरिका यहां एक सत्ता परिवर्तन चाहता है। इंडिया शांत रहना चाहता है। इंडिया शेख हसीना को जाते हुए देखना नहीं चाहता, क्योंकि शेख हसीना अच्छे लेवल पर इंडिया के बहुत क्लोज रिलेशंस में है। और खालिदा जिया और इंडिया की खिटपिट हमेशा रहती है, हमेशा दोनों की खिटपिट रहती है। खिटपिट तो इस हद तक रहती है कि खालिदा जिया के टाइम पर तो एक बार ऐसा भी हुआ था कि बांग्लादेशी आर्मी ने हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बंदों को मार दिया था। और फिर मामले और दूसरे भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसे आप जियोपॉलिटिक्स से देखकर देखिए, क्योंकि अमेरिका का दुनिया में कोई भी स्टेप विदाउट जियोपॉलिटिक्स नहीं होता है। जहां पर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वहां होने वाली किसी भी चीज को आप अमेरिका के चश्मे से ही देखें तो आपको समझ में आएगा। वहां पर आप अमेरिका को इग्नोर करके नहीं देख सकते। और जब भी अमेरिका किसी भी मामले में कुछ बोलता है तो वहां जियोपॉलिटिक्स एंगल को ढूंढेंगे तो आपको सारा खेल एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। तो यहां पर भी यही है।
तो बाकी आगे तो देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन भी अगले जनवरी 2024 में बता रहे हैं। तब तक देखते हैं क्या क्या उठापटक होती है और बांग्लादेश में इस बार कौन सी सरकार आती है। तो अभी तक के लिए तो दोस्तों हमें यही है। और आपको टॉपिक कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।